मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम पिछले वीडियो में शब्द के भेदों के बारे में पढ़ रहे थे और उत्पत्ति के आधार पर हमने भेद पढ़ लिए थे। आज हम रचना के आधार पर शब्द के भेद पढ़ेंगे। देखिए, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं? सबसे पहले हम ये जानते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग किसी अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए होता है तथा जिनके खंड करने पर खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जिन शब्दों का प्रयोग किसी अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए होता है और इनके खंड करने पर खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता है, क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। देखिए, ये वे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु आदि के लिए प्राचीन समय से, कई वर्षों से प्रयोग में होने के कारण उसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं। और ऐसे शब्द हैं जिनकी निर्माण प्रक्रिया भी स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं होती कि वो कहाँ से उत्पन्न हुए हैं या क्या है। जो भी मतलब व्यावहारिक बोलचाल में उनको बोलते चले आ रहे हैं या जिस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हो गए और उसी के लिए ही वो प्रयुक्त होने लगे, और ये क्या कहलाए? रूढ़ शब्द कहलाए। तो रूढ़ शब्द का जब हम खंड करते हैं, टुकड़े करते हैं, तो उनका अर्थ स्पष्ट नहीं होता है। जैसे देखिए, हाथ है। अब हाथ के यदि हमने वर्ण विच्छेद करा, हमने टुकड़े करे, तो हा और थ अलग अलग टुकड़े हो गए। अब हा का क्या अर्थ होगा या थ का कोई अर्थ होगा? नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार परिवार है। परिवार में देखिए, परिवार 4 टुकड़े करे और 4 टुकड़ों के अलग अलग अर्थ कुछ भी नहीं निकलेगा। तो इसी प्रकार हाथ, घोड़ा, बालक, नदी, किताब, आँख, दूध, पेड़, अध्यापक, शिक्षक, बालिका, देवता, हवा, वायु, जो कुछ भी ये शब्द हैं, तो ये क्या कहलाए? रूढ़ शब्द कहलाए। क्यों? क्योंकि इनके अपना मतलब कि एक ही चीज़ के लिए प्रयुक्त होने लगे। हम ये नहीं कि दूध किसी और चीज़ के लिए भी प्रयोग करेंगे, नहीं। दूध शब्द का प्रयोग दूध के लिए ही किया जाएगा, या घोड़ा है तो घोड़े के लिए ही किया जाएगा। तो ये कहलाए रूढ़ शब्द। ठीक है, आगे देखिए, यौगिक शब्द क्या है? तो यौगिक शब्द यानी योग से बनने वाले। योग में एक प्रत्यय लगने से यौगिक शब्द बना, और इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? योग से निर्मित, योग से बनने वाला। योग शब्द में हमने क्या लगाया? एक प्रत्यय लगाया और क्या बन गया? यौगिक। ठीक है, तो 2 शब्दों के योग से बनने वाला सार्थक शब्द क्या कहलाता है? यौगिक शब्द कहलाता है। यानी जो 2 सार्थक शब्दों के योग से बने और जो शब्द बन रहा है उसका भी अपना कोई अर्थ हो, तो वो क्या कहलाएगा? यौगिक शब्द कहलाएगा। जैसे विद्यालय। अब विद्यालय में देखिए, विद्या और आलय। विद्या का अपना अर्थ है सीख, ज्ञान, और आलय यानी स्थान। तो ये क्या शब्द बन गया? विद्यालय यानी विद्या प्राप्त करने का स्थान। प्रधानमंत्री। अब प्रधान का अर्थ क्या होता है? मुख्य, और मंत्री। ठीक है, तो प्रधानमंत्री। इसी प्रकार पद्य प्लस अंश, तो पद्य का भाग पद्यांश बना। ऐसे ही डाक प्लस घर, डाकघर। तो इस तरह से राजमाता, राज प्लस माता, या महर्षि, महा प्लस ऋषि, महर्षि। तो इस तरह से जो शब्द बने, 2 शब्दों के योग से बना, और बनने वाला शब्द भी क्या हुआ? सार्थक शब्द हुआ। तो वो क्या कहलाएगा? यौगिक शब्द कहलाएगा। देखिए, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग आदि से जो शब्द बनते हैं, अधिकांशतः वो क्या होते हैं? यौगिक शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे संधि में देखिए आप, इत्यादि, इति धन, आदि, तो क्या बन गया? इत्यादि 2 शब्दों से मिलकर के बना। और देखिए, जैसे पुस्तकालय, दिगंबर, षडानन। तो इस तरह से समास है। अब समास में देखिए, जैसे राजमाता, प्रधानमंत्री, क्या है? सामासिक शब्द है। प्रतिदिन। प्रत्यय में देखिए, जैसे दुकानदार, लेखक। तो उपसर्ग में
उपसर्ग में देखिए, जैसे उपसर्ग के शब्द हैं तो उसमें क्या बनेगा, अनादर, ठीक है, सज्जन। तो इस प्रकार से जो शब्द बने क्या बनेंगे, यौगिक शब्द बनेंगे। ऐसे ही योग रूढ़ शब्द देखिए, योग रूढ़ शब्द जो योग से भी बने हों और रूढ़ हो गए हैं, यानी दो शब्दों के योग से बना शब्द जिनका अर्थ रूढ़ हो गया है, यानी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किए गए। दो शब्दों के योग से बना और किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग हुआ, अपना अर्थ उसने छोड़ दिया और किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग हुआ। जैसे लंबोदर, अब लंबोदर लंबा है, उदर जिसका, यहाँ हमने देखिए क्या अर्थ लिया है, लंबा प्लस उदर, लेकिन हमने इसका विशेष अर्थ निकाला क्या, गणेश। ऐसे ही जलज, जल और ज यानी जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला यानी कमल। ऐसे ही नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। दशानन, दस है आनन, आनन यानी मुख जिसके, अर्थात रावण। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, अर्थात शिव। तो इस प्रकार के जो शब्द बने, यानी दो शब्दों के योग से बने और फिर उसका अर्थ रूढ़ हो जाए, यानी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग में आए, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और अधिकांशतः जो बहुव्रीहि समास से बने शब्द होते हैं वो योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। बहुव्रीहि समास में भी यही होता है कि प्रथम पद और उत्तर पद जो है वो क्या करता है, अपना दो योग के मिलकर बनता है, लेकिन दोनों ही में प्रधानता नहीं रहती, तीसरा पद प्रधान होता है, ठीक है ना। आगे देखिए प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। तो प्रयोग यानी विकार, विकार के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। सबसे पहले जानते हैं विकारी शब्द क्या है। देखिए विकारी, विकार होने वाला यानी परिवर्तन होने वाला, जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण बदल जाते हैं विकारी शब्द कहलाते हैं। यानी जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर कोई परिवर्तन हो जाए तो वो क्या कहलाएंगे, विकारी शब्द कहलाएंगे। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इनके जितने भी शब्द हैं वो क्या है, विकारी हैं। जैसे देखिए लड़का है, अब लड़का क्या है, संज्ञा है, लेकिन जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा, लड़के। अगर लिंग परिवर्तन करेंगे तो क्या बनेगा, लड़की, ठीक है। वह क्या है, सर्वनाम है। अब सर्वनाम में देखिए वह, इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा, वे। छात्रा, छात्रा का लिंग परिवर्तन किया तो वह क्या होगा, छात्र, क्योंकि स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग बन जाएगा तो छात्र हो गया। और जब बहुवचन बताएंगे तो क्या बनेगा, छात्राएं। इसी प्रकार विशेषण का शब्द देखिए, जैसे अच्छा, अच्छा यानी, और अगर इसका बहुवचन बनाएंगे तो अच्छे, और लिंग परिवर्तन करा, अच्छी। इसी प्रकार खेला, खेला क्या है, क्रिया है, तो अगर हम इसका लिंग परिवर्तन करते हैं तो खेली, और बहुवचन बनाते हैं तो खेले या खेलते हैं, खेलूँगा, तो ये क्या हुआ, काल के आधार पर परिवर्तन हो जाएगा। ऐसे ही पुस्तक, पुस्तकें। तो जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर परिवर्तन हो जाता है विकारी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। आगे देखिए अविकारी शब्द क्या है, जिन शब्दों के रूप लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता तो क्या कहलाते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। देखिए अविकारी को ही अव्यय कहा जाता है। अविकारी जिसमें विकार न हो, या अव्यय जिसमें जो खर्च ना हो, व्यय ना हो। तो अविकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं। देखिए क्रिया विशेषण शब्द, संबंध बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द और विस्मयादि बोधक शब्द। तो क्रिया विशेषण का एग्जाम्पल देखिए, जैसे इधर, भीतर, तेज। ऐसे ही संबंध बोधक का से पहले, बाद,
के उपरांत समुच्चय बोधक में देखिए तथा, बल्कि, परंतु, लेकिन, और, अथवा। ऐसे ही विस्मयादि बोधक में अरे, वाह, उफ, छी, शाबाश। तो ये शब्द क्या हैं? ये अविकारी शब्द है, अव्यय शब्द है, यानी इनमें क्या होता है, लिंग वचन आदि के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे रमेश इधर आओ, सुनीता इधर आओ, वह इधर आएगा, तुम इधर आए थे। तो यहाँ क्या हो रहा है, सर्वनाम लिंग बदल रहे हैं, या मतलब कि संज्ञा शब्द बदल रहे हैं, या क्रिया बदल रही है, लेकिन हमारा क्या नहीं बदला, इधर शब्द नहीं बदला। तो वह क्या है, अविकारी शब्द है, जबकि जो परिवर्तन हो गया वो अविकारी है। ठीक है। घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ी तेज दौड़ती है, घोड़े तेज दौड़ते हैं, घोड़ा तेज दौड़ा था, घोड़ा तेज दौड़ेगा। तो यहाँ क्या हुआ, क्रिया, रूप, सर्वनाम आदि में परिवर्तन हो गया। मतलब संज्ञा के शब्दों में लिंग वचन आदि के आधार पर परिवर्तन हुआ, काल के आधार पर परिवर्तन हुआ, परंतु तेज शब्द जो का त्यों रहा। तो ये क्या हुआ, अविकारी शब्द हुआ। तो इस प्रकार से विकारी और अविकारी प्रयोग के आधार पर आपके ये दो शब्द होते हैं। और इस प्रकार आज हमने पढ़े रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो रचना के आधार पर हमने कितने पढ़े, 3 पढ़े, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी। ठीक है। तो इस प्रकार नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थ के आधार पर शब्द के भेद पढ़ेंगे। That's it for today's वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, और मैं उसे अगली वीडियो में क्लियर कर दूंगी। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।